Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss about level width and average level spacing in nuclear energy levels. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स या एक्साइटेड स्टेट्स ऑफ न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था कि बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एटम्स की एक्साइटेड स्टेट्स होती हैं, यानी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी लेवल्स या एनर्जी शेल्स के अंदर पाए जाते हैं। इसी तरह जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स हैं यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, उनकी भी एक्साइटेड स्टेट्स होती हैं। लेकिन जो न्यूट्रॉन्स हैं या प्रोटॉन्स हैं वो उन एक्साइटेड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते, यानी वो उनकी रेजिडेंस नहीं है, बल्कि सारे के सारे जो न्यूक्लियॉन है वो 0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी पे या ग्राउंड स्टेट पे पाए जाते हैं। सम टाइम अगर हम उस न्यूक्लियस को एक्साइट करते हैं किसी न किसी तरीके से, यानी उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, फिर ऐसा होता है कि जो न्यूक्लियॉन्स हैं यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं वो एक्साइटेड स्टेट्स के अंदर चले जाते हैं, और उस एक्साइटेड स्टेट में भी वो ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहते, बल्कि आफ्टर वेरी शॉर्ट इंटरवल वो दोबारा से अपनी जो ग्राउंड स्टेट है उसमें ट्रांजिशन करते हैं और 0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी पे वापस आ जाते हैं। अब हर एटम के लिए या हर न्यूक्लियस के लिए हम कहेंगे कि जो एनर्जी स्टेट्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स की बात करें तो हर एटम के लिए के शेल, एल शेल, एम शेल वो एक जैसे डिस्टेंस पे और एक जैसी एनर्जी उनके अंदर होती है, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल्स हैं वो हर एटम के अंदर सिमिलर होते हैं। लेकिन न्यूक्लियॉन्स के केस में जो न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स हैं वो एटम टू एटम वेरी करते हैं, यानी हर एटम के लिए एनर्जी स्टेट्स जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। आज हम उन एनर्जी स्टेट्स के बारे में दो इंपॉर्टेंट टर्म्स को पढ़ेंगे। दे आर लेवल विड्थ एंड एवरेज लेवल स्पेसिंग। व्हाट इज लेवल विड्थ? लेवल विड्थ इज डिफाइंड एज द अनसर्टेनिटी इन द मेजर ऑफ एनर्जी ऑफ अ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल। लेट्स कंसीडर कि हमारे पास कोई सा भी एटम है, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कार्बन को एज एन एग्जांपल सेट किया था, और कार्बन के लिए भी हमने डिफरेंट एनर्जी लेवल्स जो हैं वो डिफाइन किए थे। अब कोई भी जो एनर्जी लेवल है उसकी एनर्जी को हम एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का जो एक स्टेटमेंट है वो ये भी है कि जब आपके पास कोई भी न्यूक्लियॉन जो है वो एक्साइटेड होता है यानी हायर एनर्जी स्टेट में जाता है, तो आफ्टर सम टाइम वो उस एनर्जी स्टेट से ट्रांजिशन करता है वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में। अब जितनी देर वो उस एक्साइटेड स्टेट के अंदर रहता है उसको हम उसका लाइफ टाइम कहते हैं, और उस स्टेट की एनर्जी और जो लाइफ टाइम है उन दोनों चीज़ों को आप एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते। यानी आपका जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, अकॉर्डिंग टू दैट अगर आप टाइम की जो मेजरमेंट है उसको एग्जैक्ट मेजर करें तो एनर्जी जो है वो एग्जैक्टली मेजर नहीं की जा सकती। अगर आप एनर्जी की एग्जैक्ट मेजरमेंट करते हैं तो जो टाइम है आपका लाइफ टाइम, यानी कितने टाइम के लिए वो उस एक्साइटेड स्टेट में रहेगा, उसको आप एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते। तो इसका मतलब कि कोई भी जो एक्साइटेड स्टेट है या कोई भी एनर्जी लेवल है, हम कभी भी उसकी एनर्जी के बारे में सर्टेन नहीं हो सकते, यकीनी तौर पे हम नहीं कह सकते कि लाजमी तौर पे इस एनर्जी लेवल की जो एनर्जी है वो 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है या 11.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू हम जो है वो नहीं बता सकते। जब भी आप किसी एनर्जी लेवल की एनर्जी को डिटरमिन करेंगे कि ये अगर इसका फर्स्ट एनर्जी लेवल है तो इसकी एनर्जी जो है वो हमेशा वेरी करेगी, उसके लिए हम एक रेंज बताएंगे। तो इसकी जो एनर्जी है वो 11.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 11.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के दरमियान कोई सी भी वैल्यू हो सकती है। यानी जिस तरह आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के केस में आपके पास एक्स रेज हैं या गैमा रेज हैं, उनके लिए एक रेंज सेट करते हैं, बिल्कुल उसी तरह जब आप लोग एनर्जी लेवल्स या न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स की एनर्जी को मेजर कर रहे होते हैं तो वहाँ पे भी हम सर्टेन नहीं होते कि इसकी एग्जैक्ट एनर्जी क्या है। तो वहाँ पे भी हम कहेंगे कि इसकी एनर्जी जो है वो इतने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स लेकर इतने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के दरमियान कोई सी भी वैल्यू हो सकती है, क्योंकि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इट इज़ इम्पॉसिबल टू एग्जैक्टली मेजर द एनर्जी ऑफ दैट एनर्जी लेवल। तो उस एनर्जी लेवल में जितनी अनसर्टेनिटी पाई जाती है, यानी जो भी हम वैल्यू मेजर करते हैं उससे कितनी वो वैल्यू कम या ज़्यादा हो सकती है, उस अनसर्टेनिटी को हम लेवल विड्थ कहते हैं।
लेवल विड्थ का मतलब उस एनर्जी लेवल की जो एनर्जी है वो कितनी, उसकी रेंज कितनी वाइड हो सकती है, यानी उस जो हम वैल्यू मेजर करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने 11.3 मेजर की है तो उसमें अनसर्टेनिटी होगी कि ये 11.3 से 0.1 0.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कम भी हो सकती है, या इससे 0.2 से 0.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज़्यादा भी हो सकती है। तो जितनी हम अनसर्टेनिटी उसके अंदर कहते हैं कि जो आपने वैल्यू मेजर की है उससे इतने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये कम या इतने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज़्यादा हो सकती है, उस अनसर्टेनिटी को हम लोग लेवल विड्थ का नाम देते हैं। लेट्स से कि अब आपके पास एक न्यूक्लियस है, उसको हमने एनर्जी प्रोवाइड की है और वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। द न्यूक्लियस गेट एक्साइटेड व्हेन न्यूक्लियन गो टू हायर एनर्जी स्टेट। इट रिमेन्स इन एक्साइटेड स्टेट फॉर सम टाइम बिफोर डी एक्साइटेशन। हमने कहा था कि जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो उन एनर्जी स्टेट में इन्फिनिट टाइम के लिए नहीं रह सकते, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए वहाँ रहते हैं और फिर दोबारा से जो ग्राउंड स्टेट होती है या 0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वाली स्टेट है उसमें वापस आ जाते हैं, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी उनके पास होती है उसको वो किसी न किसी फॉर्म में रिलीज़ कर देते हैं। अब जितने टाइम के लिए वो किसी एक्साइटेड स्टेट में रहते हैं दैट टाइम इज़ कॉल्ड मीन लाइफ टाइम, और उसको हम टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब टॉ जो है ये 1 गैमा के बराबर है, और गैमा हमारे पास डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है। डिसइंटीग्रेशन का मतलब कि आपका जब न्यूक्लियस एक्साइटेड है तो वो ग्राउंड स्टेट में आने के लिए या तो एनर्जी एमिट करेगा वहाँ से या फिर पार्टिकल्स एमिट करेगा। हमने न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन जो है उसको बहुत डिटेल में एक्सप्लोर किया था। वहाँ पे जो आपका कंपाउंड न्यूक्लियस बनता था जब वो डिसइंटीग्रेट होकर प्रोडक्ट पार्टिकल्स बनाता था, तो इसका मतलब वो कंपाउंड आपका टूटता था, फिर वो एनर्जी में या पार्टिकल्स में कन्वर्ट होता था। तो उस रेट को जो है वो हम इंटीग्रेशन डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट की टर्म्स में बताते हैं। ये हमें बेसिकली बताता है कि किसी भी न्यूक्लियस के अंदर डिसइंटीग्रेशन किस हद तक हो सकती है, यानी किस हद तक वो पार्टिकल्स में या एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। अब अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो डेल्टा ई है ये नियरली इक्वल टू एच कट ओवर डेल्टा टी। अब ये आपके पास सिंपल स्टेटमेंट है, अगर आप यहाँ पे डेल्टा ई जो है ये अनसर्टेनिटी है एनर्जी के अंदर, और डेल्टा टी जो है ये अनसर्टेनिटी है इन टाइम, यानी उस स्टेट का जो लाइफ टाइम है उसमें अनसर्टेनिटी, और डेल्टा ई जो है ये एनर्जी के अंदर अनसर्टेनिटी है। अब इस एक्सप्रेशन के अंदर अगर आप डेल्टा टी जो है उसको हम रिप्लेस कर दें मीन लाइफ टाइम यानी टॉ के साथ, तो जो डेल्टा ई है यानी एनर्जी के अंदर अनसर्टेनिटी है इसको हम लेवल विड्थ कहेंगे और इसको हम गैमा से डिनोट करेंगे। यानी इसी एक्सप्रेशन के अंदर जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का है हमने डेल्टा ई की जगह पे रिप्लेस कर दिया गैमा, और गैमा हमारे पास लेवल विड्थ है, और जो डेल्टा टी है उसकी जगह पे हमने टॉ लिख दिया। टॉ जो है वो उस एक्साइटेड स्टेट का मीन लाइफ टाइम है। अब ये रिलेशन जो है ये हमें बताता है कि आपके पास जो लेवल विड्थ है वो इन्वर्सली रिलेटेड है लाइफ टाइम के साथ। ठीक है, लाइफ टाइम का मतलब जब आपका न्यूक्लियॉन एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो वो ग्राउंड स्टेट में जाने से आने से पहले कितनी देर उस एक्साइटेड स्टेट के अंदर रहेगा, यानी उसका जो लाइफ टाइम है। तो आपकी जो लेवल विड्थ है यानी एनर्जी के अंदर कितनी अनसर्टेनिटी है, किस हद तक हम अनसर्टेन होंगे या एरर होगा उस एनर्जी के अंदर जो हम मेजर कर रहे हैं उस लेवल के लिए, वो इन्वर्सली रिलेटेड है लाइफ टाइम के साथ। इसका मतलब क्या है कि एक ऐसी एक्साइटेड स्टेट जिसका लाइफ टाइम जो है वो स्मॉलर होगा, यानी जिसमें बहुत थोड़ी देर के लिए आपका जो न्यूक्लियन है वह जाता है और थोड़े से टाइम के बाद वो अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाता है, ऐसी स्टेट के लिए जो लेवल विड्थ है वो लार्ज होगी। ठीक है, लेवल विड्थ लार्ज होगी, इसका मतलब कि हमें बहुत ज़्यादा एग्जैक्टली हम मेजर नहीं कर सकेंगे उस एनर्जी को, यानी अनसर्टेनिटी जो है उसकी एनर्जी में वो ज़्यादा होगी एंड इज़ पुअरली डिफाइंड। और ऑब्वियसली जब हमें उसकी एनर्जी के बारे में पता नहीं होगा तो हम उसके लिए एक मार्क्ड लेवल जो है वो सेट नहीं कर सकते। ठीक है, मिसाल के तौर पर जब हम एनर्जी स्टेट्स की बात करते हैं तो यूजुअली हम बार्स बनाते हैं कि हमारे पास ये फर्स्ट एनर्जी स्टेट है, ये सेकंड एनर्जी स्टेट है, या आपके पास थर्ड एनर्जी स्टेट है। तो जब आपको एग्जैक्टली नहीं पता होगा कि आया इस लेवल की एनर्जी इतनी ही है जहाँ पे हमने इसको सेट किया है, तो इसका मतलब कि आप उसको किस तरह से ड्रॉ करेंगे कि इसकी इस लेवल की जो एनर्जी है वो यहाँ से यहाँ तक, यानी ये रेंज होगी कि यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक इसकी एनर्जी जो है वो वेरी कर सकती है। तो इस केस में फिर वो एक डिफाइंड या डिस्क्रीट लेवल नहीं रहेगा बल्कि एक कंटिन्यूअस एनर्जी गैप जो है ये बन जाएगा यहाँ पे, यानी इस तरह से एनर्जी लेवल्स डिस्क्रीट नहीं रहेंगे। तो हम कहेंगे कि अगर इसकी लेवल विड्थ ज़्यादा है
लेवल विड्थ का मतलब कि इसकी एनर्जी की एग्जैक्ट वैल्यू मालूम करना मुश्किल है, और हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक हो सकती है। तो ज़्यादा लेवल विड्थ होने की वजह से आपका जो लेवल है वो उतना ही पुअरली डिफाइंड होगा। यानी यहाँ पे तो शार्पली डिफाइंड है ना कि ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये सेकंड एनर्जी लेवल है, ये थर्ड एनर्जी लेवल है, लेकिन जब लेवल विड्थ ज़्यादा हो जाएगी उस वक्त एग्जैक्टली या डिस्क्रीटली उस एनर्जी लेवल को बताना जो है वो मुश्किल होगा। उसके ऑपोजिट हमारे पास वो एनर्जी लेवल्स हैं जहाँ पे लाइफ टाइम ज़्यादा है। यानी ऐसा है कि आपका जो न्यूक्लियन है वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है और वहाँ पे ज़्यादा टाइम के लिए स्टे करता है। तो अगर उसका लाइफ टाइम थोड़ा ज़्यादा होगा तो वहाँ पे जो एनर्जी को मेजर करना है वो हमारे लिए उतना ही आसान होगा। ये रिलेशन हमें बताता है कि जो आपके पास लेवल विड्थ है या अनसर्टेनिटी है इन द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी, ये इन्वर्सली रिलेटेड है उसके लाइफ टाइम से। ऐसा न्यू एनर्जी लेवल जिसका लाइफ टाइम कम है उसकी अनसर्टेनिटी एनर्जी के मेजरमेंट में ज़्यादा होगी और हमें उस लेवल के बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। और अगर उस लेवल का लाइफ टाइम ज़्यादा है यानी न्यूक्लियन ज़्यादा टाइम के लिए वहाँ पे स्टे करता है तो फिर उसकी एनर्जी भी हमें एग्जैक्टली मालूम हो सकेगी और बाकी इन्फॉर्मेशन भी हमें उस लेवल के बारे में आसानी से मिल सकेगी। इसके अलावा आपका जो लेवल विड्थ है इट ऑल्सो इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग एक्साइटेशन एनर्जीज। यानी जितनी एक्साइटेशन एनर्जी बढ़ती है, एक्साइटेशन एनर्जी बढ़ने का मतलब कि अब आपका जो न्यूक्लियन है वो फर्स्ट सेकंड या थर्ड की बजाय ज़्यादा हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। तो जितनी ज़्यादा एनर्जी दे के हम उसको जितना हायर एक्साइटेड या हायर लेवल पे उसको लेके जाते हैं उतनी ही उसकी जो एनर्जी की मेजरमेंट है वो हमारे पास मुश्किल होती है। तो जो लेवल विड्थ है या अनसर्टेनिटी है इन द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी, ये दो चीज़ों पे मेनली डिपेंड करती है। एक आपके पास है उस स्टेट का लाइफ टाइम, अगर लाइफ टाइम कम होगा तब भी अनसर्टेनिटी ज़्यादा होगी, और दूसरी चीज़ है एक्साइटेशन एनर्जी, यानी आपका जो न्यूक्लियन है वो कितनी हायर लेवल तक या कितने हाईएस्ट लेवल तक जाता है। तो जितने बड़े लेवल पे वो जाएगा, जितनी उसकी एक्साइटेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, उतना ही जो अनसर्टेनिटी है यानी उस लेवल की एनर्जी को मेजर करना, उसके बारे में बाकी की इंफॉर्मेशन अचीव करना उतना लिए मुश्किल होगा। नेक्स्ट वी हैव partial level width. A state has different lifetime for different modes of decay. For example, alpha decay, beta decay, proton emission and neutron emission, etc. Therefore, it has different level widths for different modes of decay. अब ऐसा होता है कि आपके पास जब न्यूक्लियन एक्साइटेड होके हायर एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है तो उसके डिके के लिए या ग्राउंड स्टेट में वापस आने के लिए डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। ये भी हो सकता है कि वो अल्फ़ा पार्टिकल एमिट करते हुए अपनी ग्राउंड स्टेट में आए, ये भी हो सकता है कि वो ग्राउंड स्टेट में आने के लिए बीटा पार्टिकल्स को एमिट करे, हो सकता है कि वो किसी किस्म का पार्टिकल एमिट ना करे बल्कि सिर्फ गामा रेज की यानी एनर्जी की एमिशन हो, या प्रोटॉन एमिट हो या न्यूट्रॉन एमिट हो। तो इसका मतलब कि एक एक्साइटेड स्टेट में जब आपका न्यूक्लियन होता है तो उसके डिके के लिए डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ या डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं, और हर प्रोबेबिलिटी के लिए जो लेवल विड्थ है वो भी डिफरेंट होगी। इसका मतलब कि अगर आपके पास वहाँ पे अल्फ़ा डिके होना है तो अल्फ़ा डिके के लिए लेवल विड्थ या एनर्जी के अंदर जो अनसर्टेनिटी है वो और होगी। अगर वहाँ पे बीटा डिके की प्रोबेबिलिटी है तो उस वक्त आपके पास उस लेवल की जो लेवल विड्थ है वो और होगी, प्रोटॉन एमिशन के लिए और होगी और न्यूट्रॉन एमिशन के लिए और होगी। तो लेवल विड्थ कॉरिस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर मोड ऑफ डिके इज कॉल्ड पार्शियल लेवल विड्थ। ठीक है, यानी एक ही एक्साइटेड स्टेट है, एक ही लेवल है, लेकिन जब डिके डिफरेंट तरह से हो सकता है तो जिस न्यूक्लियस के अंदर अल्फा डिके होना है उसके लिए लेवल विड्थ और होगी। अगर वही न्यूक्लियस यानी वही एक्साइटेड स्टेट है लेकिन उसी कार्बन का ही एक दूसरा न्यूक्लियस है लेकिन उसके अंदर बीटा डिके की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है तो वहाँ पे बीटा डिके के लिए जो लेवल विड्थ है वो डिफरेंट होगी। तो हर मोड ऑफ डिके से रिलेटेड जो लेवल विड्थ है उसको हम कहते हैं पार्शियल लेवल विड्थ, और फिर उस एनर्जी लेवल की जो टोटल लेवल विड्थ होगी उसके लिए हम उन सारी की सारी जो पार्शियल लेवल विड्थ हैं उनका सम लेंगे। ठीक है, अब पार्शियल लेवल विड्थ को हम गैमा से डिनोट करते हैं, तो आपके पास प्रोटॉन एमिशन के लिए हम इसको लिखेंगे गैमा पी, न्यूट्रॉन एमिशन के लिए गैमा एन, इसी तरह गैमा अल्फा और गैमा बीटा आर द पार्शियल लेवल विड्थ्स अगेंस्ट प्रोटॉन एमिशन, न्यूट्रॉन एमिशन, अल्फा डिके एंड बीटा डिके।
then total level width will be given by gamma is equal to the sum of all the partial level widths. ओके, सो पार्शियल लेवल विड्थ क्या होती है कि लेवल विड्थ कॉरिस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर मोड ऑफ डिके, जिस किस्म का डिके है उसके हिसाब से जो लेवल विड्थ है वो भी डिफरेंट होती है। और टोटल लेवल विड्थ फिर हम किस तरह से अचीव करते हैं, उस लेवल के लिए जितनी भी लेवल विड्थ्स हैं उनको ऐड कर लेते हैं, उनका सम जो है वो हमारे पास उस एनर्जी स्टेट की या एनर्जी लेवल की टोटल लेवल विड्थ होती है। नेक्स्ट वी हैव एवरेज लेवल स्पेसिंग। द एनर्जी लेवल्स ऑफ अ न्यूक्लियस आर नॉट यूनिफॉर्मली स्पेस्ड, यानी यूनिफॉर्मली स्पेस्ड नहीं होते। हो सकता है कि पहले और दूसरे लेवल के दरमियान अगर 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का डिफरेंस है तो दूसरे और तीसरे के दरमियान 15 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का डिफरेंस हो, उससे तीसरे और चौथे के दरमियान जो है वो 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का डिफरेंस हो। सो एवरेज स्पेसिंग बिटवीन एनर्जी लेवल इज ऑब्टेन्ड by dividing total spacing between initial and final states by total number of states। तो इस तरह के केस में जहाँ पे जो आपके पास लेवल्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते, अगर हमने ये बताना हो कि यहाँ पे लेवल स्पेसिंग कितनी है, लेवल स्पेसिंग का मतलब कोई से दो लेवल्स के दरमियान एनर्जी का कितना गैप है, तो चूंकि वो गैप यूनिफॉर्म नहीं होता, ठीक है, यूनिफॉर्म ना होने से मुराद कि अगर लेट से आपका ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये सेकंड एनर्जी लेवल है, अब ये जो फर्स्ट है ये तो ऑब्वियसली ग्राउंड स्टेट है ना आपकी 0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ पे हो सकता है आपकी जो एनर्जी है वो 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, ठीक है। और दूसरा जो आपके पास थर्ड एनर्जी लेवल है हो सकता है उसकी एनर्जी 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी सॉरी 20 नहीं, यहाँ पे 30 हम लोग करेंगे। तो हो सकता है कि यहाँ पे अगर 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप है तो जो दूसरा और तीसरा है इनके दरमियान 20 का गैप हो। इसी तरह जो तीसरा और चौथा है हो सकता है कि उनके दरमियान जो है वो 30 यानी फर्दर उनके दरमियान 30 का गैप हो, तो आप उसकी जो एनर्जी है वो 60 या 66 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट जो एनर्जी लेवल्स हैं उनके दरमियान स्पेसिंग एक जैसी नहीं है, यानी पहला जो एनर्जी लेवल है वहाँ पे 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का डिफरेंस है, इनके दरमियान 20 का डिफरेंस आ गया, इनके दरमियान 30 का डिफरेंस आ गया। तो अगर आपने ओवरऑल बताना हो कि इस न्यूक्लियस के लिए लेवल स्पेसिंग कितनी है, लेवल स्पेसिंग का मतलब कोई से दो लेवल्स के दरमियान कितना एनर्जी गैप है, तो जब न्यूक्लियॉन्स आपके जो एनर्जी लेवल्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, यानी कहीं पे 10 का गैप आ रहा है, कहीं पे 20 का, कहीं पे 30 का, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम इन सारे एनर्जी गैप्स का एवरेज ले लेते हैं। एवरेज किस तरह से लिया जाता है कि आप कहते हैं कि जो आपका सबसे हाईएस्ट एनर्जी लेवल है यानी 60 उसकी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 66 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, उसमें से 0 को माइनस करते हैं, ठीक है, यानी टोटल स्पेसिंग आप जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं कि ग्राउंड से लेकर जो सबसे हाईएस्ट लेवल है, जैसे यहाँ पे आपके पास फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड हाईएस्ट है, तो इसकी एनर्जी जो है ये टोटल एनर्जी डिफरेंस हम देख लेते हैं कि ये 0 से 66 तक टोटल स्पेसिंग जो है वो 66 तक है, और उसको आप स्टेट्स की तादाद के साथ डिफाइन कर देते हैं, यानी आप इसको 3 के साथ डिवाइड कर देंगे, तो जो आपके पास वैल्यू आएगी 30 या 33 वो आपके पास एवरेज स्पेसिंग होगी इस न्यूक्लियस के लिए, ठीक है। तो इन जहाँ पे लेवल स्पेसिंग हम डिफाइन नहीं कर सकते एक सिंगल वैल्यू में, क्योंकि लेवल स्पेसिंग डिफरेंट है, आपके जो लेवल्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है या यूनिफॉर्मली स्पेस्ड नहीं है, वहाँ पे आप टोटल गैप जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं कि सबसे हाईएस्ट एनर्जी लेवल जो है उसकी कितनी एनर्जी है, और उसको नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स पे यानी जितनी भी तादाद होती है एनर्जी लेवल्स की उनके साथ डिवाइड कर देते हैं, तो आपके पास एवरेज लेवल स्पेसिंग जो है वो आ जाती है।